जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम सन 2023 के अध्याय 10 में कि साक्षियों के परीक्षा के विषय में कैसे परीक्षा किया जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें गतांक से आगे हम चर्चा करेंगे। धारा 150 तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। अब हम धारा 50 के आगे से चर्चा करेंगे। देखिए, धारा 151 में कह रहा है, कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेसेस कंपेल्ड टू आंसर। न्यायालय यह डिसाइड करेगा, विनिश्चय करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने मनमानी तरीके से कुछ भी पूछते रहें, लेकिन नीचे जो धाराएं उपधाराएं दी गई हैं उसमें कुछ बातें कही गई हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या क्या नहीं पूछा जाएगा। तो देखते हैं। कह रहा है कि धारा 151 को उपधारा 1, इफ़ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स टू ए मैटर नॉट रिलेवेंट टू द शूट आर प्रोसीडिंग। देखिए, जो क्वेश्चन होगा वो रिलेवेंट ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो सूट के बारे में हो चाहे प्रोसीडिंग के बारे में हो। एक्सेप्ट इज सो फार एज इट अफेक्ट्स द क्रेडिट ऑफ द विटनेसेस बाय इंजरिंग हिज करेक्टर। द कोर्ट शैल डिसाइड वेदर आर नॉट द विटनेसेस शैल बी कंपेल्ड टू आंसर इट एंड मे if it thinks fit warn the witnesses that he is not obliged to answer it। मतलब कोई ऐसा प्रश्न ऐसी बात से संबंधित है जो उस बात या कार्रवाई से वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक कि वह साक्षी के सील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालती है, तो वहाँ सुसंगत नहीं होगा। मतलब जो भी होगा रिलेवेंट फैक्ट तक ही बात की जाएगी जो कि उस कार्यवाही और वाद में सुसंगत हो। और ऐसे मामले में न्यायालय विनिश्चित करेगा कि साक्षी को उत्तर देना है कि नहीं देना है, और यदि वह ठीक समझता है तो साक्षी को सचेत कर सकता है कि वह उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। अपने विवेक का प्रयोग करने में न्यायालय निम्न बातों का विचार करेगा। जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा न्यायालय द्वारा, इन सब बातों को ध्यान में रखेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहला बात जो ध्यान रखेगा, इन एक्सरसाइजिंग इट्स डायरेक्शन टू द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग कंसिडर्स, नेमली। पहला है, सच क्वेश्चंस आर प्रॉपर इफ दे आर ऑफ सच ए नेचर दैट द ट्रूथ of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the court as to the credibility of the witness on the matter to which he testified। मतलब ये कह रहा है कि जो प्रश्न है वह उचित है यदि वे ऐसी प्रकृति के हैं कि उनके द्वारा प्रवहन किए गए लांछन की सत्यता उस विषय में जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है, साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, तो वह उसकी अनुमति देगा और नहीं देगा, ये न्यायालय डिसाइड करेगा। दूसरा ये कह रहा है कि द क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ द इम्पुटेशन विच दे कन्वे रिलेट्स टू मैटर सो रिमोट इन टाइम आर ऑफ सच ए कैरेक्टर दैट the truth of the imputation would not affect or would affect in a slight degree the opinion of the court as to the credibility of the witnesses on the matters to which he testified। जो क्रेडिबिलिटी है उस पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका या तो रिमोट इन टाइम, मतलब इतना दूरस्थ प्रभाव पड़ेगा, मतलब दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं, या ये कह रहा है कि जो ट्रूथ है, सत्यता है, उस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, या अथवा जो है बहुत स्लाइट डिग्री, मतलब एकदम नाम मात्र का स्थिति हो। तो ऐसे मामले में वो
मना कर देगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन ना पूछिए, इसका कोई मतलब नहीं है। सी कह रहा है सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ देयर इज ए ग्रेट disproportions between the importance of the imputation made against the witness's character and the importance of his evidence। अब यहाँ ये कह रहा है कि ऐसा प्रश्न अनुचित है, पहले तो इम्प्रॉपर है, और यह साक्षी के सील के विरुद्ध किए गए लांछन के महत्व और उसके साक्ष्य के महत्व के बीच का बहुत भारी अनुपात है। मतलब कोई दूर दूर तक इसका तालमेल नहीं है। तो जब ऐसा तालमेल नहीं है तो फिर क्वेश्चन भी पूछने का कोई मतलब नहीं है। और लास्ट में ये कह रहा है कि द कोर्ट में इफ इट सीज फिट ड्रा फ्रॉम द विटनेसेस रिफ्यूजल टू आंसर द इन्फरेंस दैट द आंसर इफ गिवन वुड बी अनफेवरेबल। न्यायालय यदि यह ठीक समझे साक्षी के उत्तर देने से इनकार करने पर यह अनुमान लगा सकेगा कि उत्तर यदि दिया गया जाता तो उसके प्रतिकूल होता। तो यहाँ पर जो प्रिजम्पशन है ये भी है कि यदि न्यायालय के नज़र में लगता है कि साक्षी उत्तर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उसके प्रतिकूल जाएगा, इसलिए वो उत्तर नहीं दे रहा है, तो ये प्रिजम्पशन करेगा। अब ये जो 3 टेस्टिफाई है ए बी सी, इसके अधीन रहते हुए न्यायालय या तो परमिशन देगा या तो नहीं देगा। अब आगे हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको न्यायालय एकदम बार कर देता है कि नहीं, इसको आप पूछ ही नहीं सकते हैं। तो अब धारा 152 में कह रहा है कि क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, मतलब कोई युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये भी देख लीजिए, जो धारा 151 में दिया गया है इसमें पीछे, उसके लिए आधार होना ज़रूरी है। अगर जो आधार नहीं है तो बिना युक्तियुक्त आधार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। धारा 152 कह रहा है कि नो सच क्वेश्चन एज इज रिफर्ड टू इन सेक्शन 159 आर टू बी आस्क्ड unless the person asking it has reasonable ground for thinking that the imputation which is conveyed is well founded। मतलब कि यदि कोई भी ऐसा प्रश्न जैसा कि धारा 151 में निर्दिष्ट है नहीं पूछा जाना चाहिए जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास वह सोचने के लिए उपयुक्त आधार न हो कि वह लांछन जिसका उसके प्रमाण होता है सुधारित किया गया है कि नहीं। अब इसमें इलस्ट्रेशन बड़ा बढ़िया दिया है। कह रहा है कि एन एडवोकेट इज इंस्ट्रक्टेड बाय अनदर एडवोकेट दैट एन इम्पॉर्टेंट विटनेस इज ए डकैत, दिस इज ए रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेसेस वेदर ही इज ए डकैत। यहाँ पे जो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है तो उससे जो क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि एक अधिवक्ता द्वारा कि क्या आप डकैत हैं, और इसको किसी ने बताया है, दूसरे अधिवक्ता ने बताया है उसको कि ये डकैत है, तो यहाँ पे एक ग्राउंड है उससे पूछने का। दूसरा इसमें इलस्ट्रेशन है एन एडवोकेट इज इन्फॉर्म्ड बाय ए पर्सन इन कोर्ट दैट एन इम्पॉर्टेंट विटनेस इज ए डकैत, द इन्फॉर्मेंट ऑन बीइंग क्वेश्चनड बाय द एडवोकेट गिव्स सेटिस्फैक्टरी रीजन्स फॉर हिज स्टेटमेंट, दिस इज ए रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेसेस वेदर ही इज ए डकैत। मतलब यदि किसी वकील को न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी दी जाती है कि वह महत्वपूर्ण साक्षी जो है वह डकैत है, और जानकारी देने वाला वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर अपने कथन के लिए समाधानप्रद कारण बताता है, तो उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है युक्तियुक्त आधार होगा। यहाँ पर भी जो है बता रहा है कि यहाँ युक्तियुक्त आधार माना जाएगा। अब आगे कह रहा है कि ये विटनेसेज ऑफ होम नथिंग वाट एवर इज नोन इज आस्क्ड एट रैंडम वेदर ही इज ए डकैत, देयर आर हियर नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर द क्वेश्चन। मतलब बिना उसके बारे में जानकारी किए कोई भी अटकल पच्चू टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। डी कह रहा है इसका इलस्ट्रेशन कि ए विटनेसेस ऑफ होम नथिंग वाट एवर इज नोन बीइंग क्वेश्चनड एज टू हिज मोड ऑफ लाइफ एंड मीन्स ऑफ लिविंग गिव्स अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर, दिस मे बी ए रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग हिम इफ ही इज ए डकैत।
अब यहाँ एक और बात आ रहा है कि कोई साक्षी जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अपने जीवन के ढंग और आजीविका के साधनों के बारे में पूछे जाने पर असमाधानप्रद उत्तर देता है, उससे पूछने का कि क्या वह डकैत है या उपयुक्त आधार हो सकता है। आधार है नहीं, ये हो सकता है, आधार एक बन सकता है। तो ये कहीं ना कहीं से ये बता रहा है कि उसके विटनेस के जो उसके जीवन में क्या स्थिति है और क्या वो प्रभाव रखता है, जो अभी हम लोग पिछले धाराओं में पढ़े हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब अगर जो उसने बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के क्वेश्चन पूछ दिया है तो कोर्ट क्या करेगा? तो कह रहा है प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। तब धारा 153 में, जो कि पूर्व के धारा 150 के इक्वावेलेंट है, सेम वैसे ही है। कह रहा है कि इफ़ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी सच क्वेश्चंस वाज आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, it may, if it was asked by any advocate, report the circumstances of the case to the High Court or other authority to which such advocate is subject in the exercise of his profession। तब उस कंडीशन में उस न्यायालय द्वारा जिसके समक्ष ये क्वेश्चन पूछा गया है, उस न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा? सीधे सीधे उसका कंप्लेन हाई कोर्ट में किया जाएगा, और जिसके तहत वो अथॉरिटी के तहत जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है, अर्थात चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो या बार काउंसिल ऑफ स्टेट हो, उसको भी सूचना दी जाएगी कि भैया देखिए, आपके जो ये अधिवक्ता महोदय हैं ऐसे ही अटकल पच्चू क्वेश्चन पूछते हैं बिना किसी ग्राउंड के, और इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई आपको करनी है करिए। अब इसके बाद से एक धारा आता है, इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस। अगर जो कोई अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न कोई पूछा जाता है, तब कंडीशन क्या होगा? तो ये कह रहा है कि द कोर्ट में फॉरबिड एनी क्वेश्चंस आर इंक्वायरीज विच इज रिगार्ड्स एज इंडेसेंट आर स्कैंडलियस, although such questions or inquiry may have some bearing on the questions before the court, unless they relate to facts in issue or to matters necessary to be known in order to determine whether or not the fact in issue existed। ये कह रहा है कि अगर जो कोई अशिष्ट और कलंकात्मक टाइप का प्रश्न यदि पूछा जाता है और वो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड नहीं है, तो सीधे सीधे न्यायालय उसको क्या कर देगा? निषेध कर देगा, मना कर देगा पूछने से। हिंदी वर्जन कह रहा है कि न्यायालय किन्हीं प्रश्नों का या पूछताछों का जिन्हें वह अशिष्ट या कलंकात्मक समझता है, चाहे ऐसे प्रश्न या जांच न्यायालय के समक्ष प्रश्नों के कुछ प्रभावित करने के प्रवृत्ति रखते हों, निषेध कर सकेगा, जब तक कि वे विवादक तथ्यों के या उन विषयों के संबंध में न हो जिनका ज्ञात होना या उद्धारित करने के लिए आवश्यक है कि विवादक तथ्य विद्यमान थे या नहीं। मतलब घूम फिरकर फैक्ट इन इशू तक ही आपको रहना है और रिलेवेंट फैक्ट तक ही रहना है। अब यदि क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट और एनॉय करने का है, तो वहाँ पे सीधे सीधे सेल्फ फॉरबिड की बात कही गई है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो एकदम नहीं पूछे जाएंगे। न्यायालय तुरंत जो है उसको मना कर देगा, कहेगा कि नहीं, आप नहीं पूछ सकते हैं। ये कह रहा धारा 155, द कोर्ट शैल फॉरबिड एनी क्वेश्चन विच अपीयर्स टू इट टू बी इंटेंडेड टू इंसल्ट और एनॉय और विच दो प्रॉपर इट इन इट सेल्फ अपीयर्स टू द कोर्ट नीडलेसली ऑफेंसिव इन फॉर्म। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि साक्षी को अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आसित है, या जो यद्यपि स्वयं में उचित है, किंतु न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनावश्यक तौर पर संतापकारी है, तो ऐसे मामले को निषिद्ध कर देगा। वो सीधे सीधे मना कर देगा कि ऐसे क्वेश्चन आप पूछ ही नहीं सकते हैं। पिछले धारा में आप लोग देखे थे, मे फॉरबिड का शब्द था, मतलब इंडिसेंट या स्कैंडलियस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कुछ मामलों में यदि वो फैक्ट इन इशू से संबंधित हों तो। लेकिन यहाँ यदि
इंसल्ट करने का, अन्याय करने का या संतापकारी करने का पर्पस से अगर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सीधे सीधे यहाँ सेल फॉरबिड का लिखा गया है। कोर्ट द कोर्ट सेल फॉरबिड एनी क्वेश्चंस विच अपीयर्स टू इट टू बी इंटेंडेड टू इंसल्ट और एनाय और विच दो प्रॉपर इन इटसेल्फ अपीयर टू द कोर्ट नीडलेसली ऑफेंसिव इन फॉर्म। संतापकारी प्रयोजन से अगर जो किया जा रहा है तो वहाँ पे सीधे सीधे कोर्ट जो है मना कर देगी कि इस क्वेश्चन को आप नहीं पूछ सकते हैं। कारण कोई विटनेस आता है, साक्षी आता है न्यायालय में, तो न्यायालय में वो एक बतौर साक्षी के रूप में आता है, आप उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। वो एक रेपुटेटेड व्यक्ति हो सकता है, वो एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो गलत ही हो, वो चश्मदीद गवाह होता है। तो आप उससे फैक्ट इन इशू से संबंधित या रिलेवेंट फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वीडियो लंबा होगा तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को यहीं विराम दूं, फिर अगले इसके टॉपिक जो बचे हुए हैं हम आगे एक वीडियो में चर्चा करेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्या क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। यहाँ तक बेयर एक्ट में जो भी हमने बातें कही, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। 50 से 55 तक, 155 तक, 150 से 155 तक। और अभी तक मेरे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले गतांक से आगे का वीडियो बनाते हुए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।